आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी तथा 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। यह वीडियो न केवल 9th से 12th तक के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर राज्यों के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज की यह वीडियो 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस की है, जो हिस्ट्री की बुक के लेसन भूमंडलीकृत विश्व का बनना पर आधारित है। यह इस लेसन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने वृहत उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन पद्धति से पहली कार कौन सी बनाई थी? एस मॉडल कार, टी मॉडल कार, के मॉडल कार या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है टी मॉडल कार। वृहत उत्पादन पद्धति या मास प्रोडक्शन जो था, ये हेनरी फोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था और इसके तहत एक कन्वेयर बेल्ट के सहारे बहुत सारे श्रमिक जो हैं खड़े होते थे और वो मशीन में जो पुर्जे हैं उन्हें फिट करते थे। कन्वेयर बेल्ट जितनी तेज चलती थी, श्रमिकों के हाथ भी उतने ही तेजी से काम करते थे। इसने बहुत तेजी से उत्पादन को बढ़ाया और इसे असेंबली लाइन, ये जो टेक्निक थी इसे असेंबली लाइन कहा जाता था और 3 मिनट के अंदर कार तैयार होकर बाहर निकल आती थी। तो इसने संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन को बहुत ही प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 2। हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? सब चीज़ें कर्जा लेकर खरीदना या साप्ताहिक या मासिक किस्तों में मूल्य चुकाना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो आदि खरीदना या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हायर परचेज व्यवस्था सारी चीज़ों को कर्जा लेकर खरीदना और धीरे धीरे उनकी किस्तें चुकाते रहना। और जितने भी उपकरण हैं जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, टीवी इत्यादि उस समय पर नहीं था, लेकिन आज के समय में फिर ये उतनी ही कारगर है जितनी उस समय थी। कर्जे लेकर मकान इत्यादि का निर्माण करना, ये कहलाती थी हायर परचेज व्यवस्था। इससे उत्पादन और उपभोग दोनों पर ही बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1914, 1929, 1934 या 1939? और इसका आंसर है आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में, 1929 में। आर्थिक महामंदी क्या है? उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार इत्यादि में भयंकर रूप से गिरावट आ जाना, कमी आ जाना। उत्पादन, कृषि उत्पादन ज़्यादा हो पर उसके खरीदार ना हो, या वस्तुओं का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ जाना लेकिन खरीदार ना होना। लोगों की आय घट जाती है और रोजगार उनसे छिन जाता है। इसे आर्थिक महामंदी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। नंबर 4। आर्थिक महामंदी का प्रभाव सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका पर क्या पड़ा? बैंक दिवालिया हो गए, किसान दयनीय अवस्था में पहुंच गए, लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई या उपरोक्त सभी? आंसर है उपरोक्त सभी। इसका क्वेश्चन सिर्फ इतना भी बन के आता है आपका कि आर्थिक महामंदी से प्रभावित होने वाला देश कौन सा था, सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा था? आंसर है अमेरिका। अमेरिका से ही ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में आर्थिक महामंदी जो कि 1929 से 1934 तक चली, का प्रभाव सबसे अधिक किस वर्ग पर पड़ा? नगरीय मध्यम वर्ग पर, किसानों और काश्तकारों पर, उद्योगपतियों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आंसर है किसानों और काश्तकारों पर। भारत में सबसे अधिक किसान इससे प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918, 1929 से 1934 या 1939 से 1945 या उपरोक्त में से कोई नहीं?
और इसका आंसर है 1939 से 1945, 1939 टू 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ देने वाले देश कौन से थे? जापान, इटली, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। और इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। जर्मनी में उस समय हिटलर का शासन था और हिटलर पूरे विश्व को जो है अपने शासन के अंतर्गत लेकर आना चाहता था। उसने जापान और इटली की सहायता से विश्व युद्ध छेड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के साथ कौन कौन से देश थे? फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ या उपरोक्त सभी? और इसका आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात एक गुट था जर्मनी, जापान और इटली का और दूसरा गुट था फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरे विश्व युद्ध के कारण क्या नुकसान हुआ? ऑप्शन है, यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए, कई शहर हवाई बमबारी से मिट्टी में मिल गए, 6 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों घायल हुए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कोई भी विश्व युद्ध होता है तो वो बहुत बड़े पैमाने पर हानि या नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर अमेरिका द्वारा बम गिराए गए थे? ओसावा, योकोहामा, टोक्यो या हिरोशिमा और नागासाकी? और इसका उत्तर है हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे 1945 में, और इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जापान ने अपने कदम पीछे ले लिए थे, जापान ने सरेंडर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किन 2 नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें कहा जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, G77 या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों? उसका उत्तर है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए 2 नई आर्थिक संस्थाओं की स्थापना हुई, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 12, वह निषेधाधिकार जिसके सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है, क्या कहलाता है? निषेधाधिकार मतलब निषेध होता है मनाही, मना करना। निषेधाधिकार मना करने का अधिकार, अर्थात वह अधिकार जिसके द्वारा कोई भी जो सदस्य है वो किसी भी प्रस्ताव को के ऊपर असहमति जता दे या उसे मना कर दे, तो उसे क्या कहा जाता है? उस अधिकार को क्या कहा जाता है? जनमत, वीटो, रिट या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका उत्तर है वीटो। अमेरिका को यह अधिकार था कि वो विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को वीटो कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कब औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया? 1944, 1947, 1949 या 1950? और इसका उत्तर है 1947। औपचारिक रूप से जब इन दोनों संस्थाओं ने काम करना शुरू किया था, स्थापना हुई थी 1944 1944 में, लेकिन दोनों ने काम करना शुरू किया था औपचारिक रूप से 1947 में। क्वेश्चन नंबर 14, G77 या G77 क्या है? विकसित देशों का संगठन, विकासशील देशों का संगठन, एशियाई देशों का संगठन या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका उत्तर है विकासशील देशों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 15, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर कर, विदेशों को जाने वाली वस्तुओं पर कर, देश के अंदर बनने वाली वस्तुओं पर कर या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका उत्तर है विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर कर।
को आयात शुल्क कहा जाता है। जो बाहर से वस्तुएं आती हैं उस व्यवस्था को आयात कहा जाता है और बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं को निर्यात कहा जाता है। तो जो आने वाली वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो कर लगाया जाता था वो आयात शुल्क के नाम से जाना जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, बंदरगाहों पर और हवाई अड्डों पर वसूल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अनुबंधित श्रमिक अनुबंध कब समाप्त हुआ? 1914 में, 1921 में, 1931 में या 1935 में? अनुबंधित श्रमिक अनुबंध, भारत से इस अनुबंध के तहत, इस एग्रीमेंट के तहत श्रमिकों को दूसरे अंग्रेज़ों के द्वारा वेस्ट इंडीज, गयाना, फिजी इत्यादि देशों में ले जाया जाता था और इस व्यवस्था को बाद में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1921 में। आंसर है 1921। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका की खोज किसने और कब की? ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1442 में, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, वास्को डिगामा ने 1498 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 3 जहाज़ों के साथ भारत की यात्रा के लिए निकला था लेकिन वह पहुंच गया अमेरिका 1492 में। क्वेश्चन नंबर 18, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली जिसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी कहा जाता है के लिए आवाज़ उठाने वाले देशों का समूह क्या कहलाता है? विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है विकासशील देश। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली चाहते थे जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके और उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले और जो भी इन देशों के कच्चे माल हैं उसके लिए उन्हें सही मूल्य मिल सके। इसके लिए विकासशील देशों ने G77 नामक एक संगठन अपना बना लिया। क्वेश्चन नंबर 19, शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना कौन से दशक में की गई थी? 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, 1940 के दशक में या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है 1920 के दशक में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जिनका एक से अधिक राष्ट्र में या एक से अधिक देशों में उत्पादन की इकाइयां होती हैं, जैसे फोर्ड मोटर्स की अनेक देशों में उत्पादन की इकाइयां हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक देश की मुद्रा का वह मूल्य जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई को खरीदा जा सकता है क्या कहलाती है? विनिमय दर, विनिमय मूल्य, वस्तु विनिमय या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर है विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। एक देश की मुद्रा यानी कि उदाहरण के लिए जैसे $1 में कितने रुपए आएंगे या कितने रुपयों में $1 खरीदा जा सकता है। मुद्रा का वह मूल्य जिसके द्वारा किसी दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई को खरीदा जा सकता है क्या कहलाती है? विनिमय दर या एक्सचेंज रेट। ये थे बच्चों इस लेसन की सेकंड वीडियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो के ऊपर कमेंट करें और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन हो या आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।